नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर 10 लाख रोजगार देने के वादे को नीतीश कुमार ने बताया हास्यास्पद। जिसके बाद तेजस्वी यादव का बड़ा बयान आया, कहा कि सीएम को बेरोजगारी पर बात करने में शर्म आती है। जी हाँ दोस्तों, तेजस्वी यादव ने नीतीश पर यह बयान देते हुए कहा है कि उनको बेरोजगारी पर बात करने में शर्म आती है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा का मिजाज भांपने के बाद चिराग पासवान पर हमलावर हुए जीतन राम मांझी, कहा एलजेपी को केंद्रीय एनडीए से बाहर करे भारतीय जनता पार्टी। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि गुप्तेश्वर पांडे की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, उनके खिलाफ उम्मीदवार उतारेगी शिवसेना। कहा चाहे वो किसी भी सीट से चुनाव लड़ें, उनके खिलाफ एक हमारा उम्मीदवार भी उतरेगा। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हमें भाजपा और जेडीयू को बड़ा नुकसान होने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। 10 लाख रोजगार के वादे को नीतीश ने बताया हास्यास्पद। तेजस्वी बोले, सीएम को बेरोजगारी पर बात करने में शर्म आती है। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन और एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर सीएम नीतीश कुमार आज बीजेपी नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसी दौरान उनसे सवाल पूछा गया कि आरजेडी ने 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया है। इसके जवाब में नीतीश ने कहा कि यह बेहद हास्यास्पद है। अब नीतीश कुमार के इस रिएक्शन पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। तेजस्वी ने कहा कि आदरणीय नीतीश कुमार जी को बेरोजगारी पर बात करने में भारी शर्म आती है। इतनी शर्म तो उन्हें कुर्सी खातिर पाला बदलने में भी नहीं आती। बता दें कि तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि पहली कैबिनेट में पहली कलम से बिहार के 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। उन्होंने कहा था कि बिहार में 4,50,000 रिक्तियां पहले से ही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, गृह विभाग सहित अन्य विभागों में राष्ट्रीय औसत के मानकों के हिसाब से बिहार में अभी 5,50,000 नियुक्तियों की अत्यंत आवश्यकता है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी का मिजाज भाप, चिराग पर हमलावर हुए मांझी, एलजेपी को केंद्रीय एनडीए से बाहर करने की मांग। जी हां दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराजगी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने आधिकारिक बयान जारी किया और अब बीजेपी का मिजाज भाप पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने भी चिराग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने चिराग पासवान को केंद्रीय एनडीए से बाहर करने की मांग की है। हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा है कि बीजेपी का रुख चिराग पासवान को लेकर बिल्कुल स्पष्ट है और अब केंद्रीय एनडीए से भी एलजेपी को बाहर किया जाना चाहिए। दानिश रिजवान ने कहा है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल की तरफ से दिया गया बयान स्वागत योग्य है। नीतीश कुमार के काम पर सवाल उठाने वालों को केंद्रीय एनडीए में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए और उन्होंने मांग रखी कि ऐसे लोगों को एनडीए से बाहर किया जाए। हम प्रवक्ता ने कहा है कि जो लोग मोदी और नीतीश की कृपा से सांसद बने, वही उनका विरोध कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर एनडीए नेतृत्व को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। गुप्तेश्वर पांडे के खिलाफ उम्मीदवार उतारेगी शिवसेना, चाहे वह किसी भी सीट से लड़े चुनाव। जी हां दोस्तों, शिवसेना गुप्तेश्वर पांडे का पीछा छोड़ने वाली नहीं है। शिवसेना ने ऐलान कर दिया है कि बिहार के डीजीपी पद से वीआरएस देकर चुनाव मैदान में उतरे गुप्तेश्वर पांडे के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारेगी, चाहे वह कोई भी विधानसभा से चुनाव लड़े। बिहार में चुनाव लड़ने को लेकर बिहार के शिवसेना प्रभारी संजय राउत से मुलाकात कर चुके हैं। संजय राउत ने भी इसको लेकर तैयार है। बताया जा रहा है कि 40 से 45 सीटों पर शिवसेना बिहार में अपना उम्मीदवार उतारेगी। शिवसेना के कई सीनियर नेता वर्चुअल रैली को संबोधित भी करेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में भी शिवसेना ने बिहार में 80 सीटों पर चुनाव लड़ा था। जेडीयू में शामिल हुए गुप्तेश्वर पांडे के चुनाव लड़ने पर संकट मंडरा रहा है। वह बक्सर सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर बीजेपी यह सीट छोड़ने के लिए राजी नहीं है। दूसरी सीट ब्रह्मपुर बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ भी संभावना कम है। ऐसे में गुप्तेश्वर पांडे के टिकट को लेकर संशय बरकरार है। बीजेपी जेडीयू के उम्मीदवारों के ऐलान के बाद ही यह संशय साफ हो पाएगा। बता दें कि गुप्तेश्वर पांडे पहले ही कह चुके हैं कि उनको 14 जगहों से टिकट का ऑफर है और वह बिहार के कहीं से भी निर्दलीय चुनाव जीत सकते हैं। अब देखना है कि उनके दावे में कितना दम है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजद ने प्रथम चरण के सभी प्रत्याशियों को थमाया सिंबल, दूसरे चरण की सीटों पर मंथन शुरू। जी हां दोस्तों, राजद ने प्रथम चरण की अपनी सभी सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। पहले चरण की कुल 71 सीटों में से राजद के हिस्से 41 सीटें आई हैं। मंगलवार को लगभग सभी प्रत्याशियों को सिंबल दे दिए गए हैं। सोमवार की देर रात तक राजद ने अपने 32 प्रत्याशियों को सिंबल दिए थे। मंगलवार को बाकी बचे 9 प्रत्याशियों को भी सिंबल दे दिए गए। अब राबड़ी देवी के आवास पर दूसरे चरण के उम्मीदवार तय करने की कवायद जारी
जारी है। इन विधायकों के कटे टिकट, राजद ने अपने कुछ विधायकों के टिकट भी काटे हैं। इनमें मखदुमपुर विधायक सूबेदार दास, बड़हरा विधायक सरोज कुमार, ओबरा के वीरेंद्र कुमार शामिल हैं। अतरी विधायक कुंती यादव की जगह उनके पुत्र अजय यादव को टिकट दिया गया है। इसी तरह संदेश विधायक अरुण यादव के बदले उनकी पत्नी किरण देवी को प्रत्याशी बनाया गया है। इसके पहले राजद ने प्रथम चरण की अपनी जीती हुई सीटों में से अरवल, काराकाट, पालीगंज एवं आरा को माले को दे दिया गया था, जिसके चलते उसके 4 विधायक बेटिकट हो गए थे। पालीगंज के विधायक जयवर्धन यादव ने पहले ही राजद छोड़कर जेडीयू की सदस्यता ले ली थी। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पुत्र सुधाकर कुमार सिंह को राजद ने रामगढ़ से अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी के पुत्र राहुल तिवारी को शाहपुर से प्रत्याशी बनाया गया है। पूर्व विधायक व दुष्कर्म की सजा काट रहे राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी को राजद ने नवादा से टिकट दिया है। मोकामा से अनंत सिंह राजद के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। संदेश के विधायक अरुण यादव की पत्नी किरण देवी को टिकट दिया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में पहली बार एक साथ 4 चुनाव, दोनों हाथों में लगेगी अमिट स्याही। जी हां दोस्तों, बिहार में यह पहला मौका है जब 4 चुनाव एक साथ हो रहे हैं। इनमें बिहार विधान परिषद के स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और विधान परिषद के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, बिहार विधानसभा का आम चुनाव और वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र का उपचुनाव शामिल है। चुनाव आयोग ने इन सभी चुनावों को देखते हुए अमिट स्याही लगाने का प्रावधान तय कर दिया है। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग के निर्देशानुसार बिहार विधान परिषद के स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं को मतदान के दौरान दाहिने हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगाई जाएगी। वहीं बिहार विधान परिषद के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में अमिट स्याही लगाई जाएगी, जबकि बिहार विधानसभा आम चुनाव के मतदाताओं एवं वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट के उपचुनाव को लेकर बाएं हाथ की तर्जनी पर इसे लगाई जाएगी। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सिंह ने बताया कि चूंकि विधानसभा आम चुनाव और लोकसभा सीट के उपचुनाव के दौरान एक ही मतदाता 2 अलग-अलग चुनावों के लिए मतदान करेंगे, इसलिए उन्हें एक बार ही अमिट स्याही लगाई जाएगी। इन दोनों चुनावों के लिए एक बूथ पर 2 अलग-अलग ईवीएम की व्यवस्था होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस कांड को बताया भयानक, यूपी सरकार से इन मुद्दों पर मांगा हलफनामा। जी हां दोस्तों, हाथरस सामूहिक दुष्कर्म मामले में आज उच्चतम न्यायालय ने जनहित याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस मामले को भयानक बताया। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि वह ये बताए कि हाथरस मामले के गवाहों की कैसे सुरक्षा की जा रही है। फिलहाल मामले की SIT जाँच चल रही है। सुनवाई से पहले राज्य सरकार ने अदालत में हलफनामा दाखिल किया। इसमें बताया गया कि संभावित दंगों के कारण प्रशासन ने पीड़िता के परिवार को रात में शव का अंतिम संस्कार करने के लिए मना लिया था। खुफिया इनपुट से जानकारी मिली थी कि इस मामले को जाति सांप्रदायिक रंग दिया जा सकता है। इसके अलावा सरकार ने दावा किया कि हाथरस मामले के बहाने राज्य में दंगा कराने की साजिश रची गई थी। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने यूपी सरकार से गवाहों और परिवारों की सुरक्षा, पीड़ित परिवार के पास वकील है या नहीं और इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्टेटस क्या है, इन मुद्दों पर हलफनामा दाखिल करने को कहा। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश SA बोबड़े ने कहा कि हम पीड़ित पक्ष और गवाहों की सुरक्षा के यूपी सरकार के बयान को दर्ज कर रहे हैं। आप हलफनामा दाखिल करें। इस पर सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम कल तक हलफनामा दाखिल कर देंगे। CJI ने कहा कि ठीक है, आप गवाहों की सुरक्षा को लेकर किए गए इंतजामों पर और पीड़ितों की सुरक्षा के बारे में हलफनामे में पूरी जानकारी दें। शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से यह पूछा कि वह यह बताएं कि हाथरस मामले के गवाहों की सुरक्षा कैसे की जा रही है। वहीं अदालत ने मामले के अगले हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस मामले पर सुनवाई के दौरान कहा कि यह बेहद ही भयानक घटना है। हम अदालत में दोहराए जाने वाले तर्क नहीं चाहते हैं। न्यायालय ने हाथरस मामले में कहा कि हम इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के दायरे में सभी से सुझाव चाहते हैं और हम इसका दायरा बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दायर किया है। इसमें सरकार का कहना है कि अदालत को हाथरस की लड़की के साथ कथित दुष्कर्म और हमले की CBI जांच के निर्देश देने चाहिए। राज्य सरकार का कहना है कि वो मामले की निष्पक्ष जांच करवा सकती है, लेकिन निहित स्वार्थ जांच को पटरी से उतारने के उद्देश्य से कोशिश कर रहे हैं। हलफनामे में कहा गया है कि अदालत को मामले की CBI जांच की निगरानी करनी चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार के हलफनामा को बताया सफेद झूठ। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने उच्चतम न्यायालय में हाथरस की घटना को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दायर हलफनामे को सफेद झूठ करार देते हुए मंगलवार को दावा किया कि उत्तर प्रदेश सरकार न्यायालय की निगरानी वाली जांच से बचने और मामले को ढकने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता सुष्मिता देव ने यह मांग दोहराई कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस पार्टी आरंभ से कह रही है कि हाथरस की बेटी के साथ जो हुआ
उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने न्याय नहीं बल्कि बार बार अन्याय किया है। उसने हर कदम मामले को दबाने के लिए उठाया। उच्चतम न्यायालय में दाखिल राज्य सरकार के हलफनामे से यह बात साफ हो गई। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष सुष्मिता ने कहा कि इस हलफनामे में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बातें की हैं वो सफेद झूठ है। इस हलफनामे का उद्देश्य सीबीआई जांच को उच्चतम न्यायालय की निगरानी में आने से रोकना है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कहा कि बच्ची का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज के साथ किया गया, जबकि यह सफेद झूठ है। पूरे देश ने देखा कि रात के अंधेरे में लड़की का अंतिम संस्कार किया गया। हलफनामे को तैयार करने वाले उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों के खिलाफ अदालती अवमानना का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। सुष्मिता ने दावा किया कि यह भी झूठ कह दिया गया कि बच्ची के साथ बलात्कार नहीं हुआ। लड़की ने मरने से पहले दिए अपने आखिरी बयान में कहा था कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। हम योगी आदित्यनाथ सरकार के इस रुख की कड़ी निंदा करते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने दावा किया कि भाजपा के कई नेता और उसके आईटी प्रकोष्ठ ने पीड़िता को बदनाम करने का प्रयास किया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने हलफनामा तैयार करने के लिए अमेरिका के ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन से संबंधित मामलों की शब्दवालियों का इस्तेमाल किया और वहां के तथ्यों को यहां कॉपी पेस्ट कर दिया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आपने प्रदेश भर में किया प्रदर्शन, राष्ट्रपति को ज्ञापन भेज, राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। जी हां दोस्तों, हाथरस की गुड़िया के पीड़ित परिवार का हालचाल लेने गए आम आदमी पार्टी के सांसद व प्रदेश प्रभारी संजय सिंह, दिल्ली विधानसभा में सत्ता पक्ष की मुख्य सचेतक राखी बिड़लान, विधायक अजय कुमार और कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम पर सत्ता के संरक्षण में हुए कायराना हमले के खिलाफ मंगलवार को आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद जिला प्रशासन के माध्यम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। राष्ट्रपति को भेजे गए ज्ञापन में कहा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अब प्रदेश की सत्ता संभल नहीं रही है। आए दिन बेटियों के साथ बलात्कार और हत्या की घटनाएं हो रही हैं। पूरे प्रदेश में अपराध और भ्रष्टाचार की बाढ़ आ गई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त कर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। प्रदेश को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष नीलम यादव ने कहा कि पूरे प्रदेश में अपराध की बाढ़ आ गई है। आए दिन बेटियों के साथ बलात्कार और हत्या की घटनाएं हो रही हैं, चाहे वह जौनपुर हो, सहारनपुर हो, बलरामपुर हो, लखीमपुर खीरी हो अथवा हाथरस। प्रदेश सरकार अपराध पर लगाम नहीं लगा पा रही है और उल्टे अपराध और भ्रष्टाचार का विरोध करने वाले नेताओं पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं, देशद्रोह लगाया जा रहा है, लाठियां बरसाई जा रही हैं और जेल में बंद किया जा रहा है। इतना ही नहीं, पीड़ित परिवार के पक्ष में खड़ा होने पर योगी की सरकार ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर कायराना हमला कराया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानूनों के विरोध की लड़ाई केवल किसानों की नहीं बल्कि पूरे देश की है। राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नए कृषि कानूनों के मुद्दे पर केंद्र सरकार के प्रति अपना हमलावर रुख मंगलवार को भी जारी रखा और कहा कि इन कानूनों के विरुद्ध लड़ाई केवल किसानों और मजदूरों की नहीं है बल्कि यह भारत की लड़ाई है। मोगा जिले से रविवार को शुरू हुई खेती बचाओ यात्रा के समापन पर यहां एक सभा को संबोधित करते हुए गांधी ने कहा कि अगर इन कानूनों को लागू कर दिया गया तो किसान और मजदूर कुछ कॉरपोरेट घरानों के गुलाम बनकर रह जाएंगे। गांधी ने किसानों से कहा कि 1 या 2 साल में उनकी जमीनें कुछ चुनिंदा कॉरपोरेट हड़प लेंगे। उन्होंने कहा, आप इस पर विश्वास करना चाहें या नहीं, लेकिन यह याद रखें कि राहुल और अमरिंदर सिंह ने कभी आपको बताया था कि आपकी जमीन हड़प ली जाएगी। सभा में बहुत सारे किसान अपने ट्रैक्टर लेकर आए थे। राहुल गांधी ने कहा, यह कार्रवाई करने का समय है। यदि आप 6 महीने या साल भर रुक गए तो कोई फायदा नहीं होगा। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि नुकसान केवल किसानों, खेतीहर, मजदूरों और छोटे व्यापारियों का ही नहीं बल्कि देश का है। राहुल गांधी ने कहा कि नए कानून लागू होने से अगर किसान प्रभावित हुए हैं तो भारत की खाद्य सुरक्षा समाप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा, अगर यह होता है तो पूरा देश पुनः गुलाम बन जाएगा। उन्होंने कहा, यह लड़ाई केवल किसानों और मजदूरों की नहीं बल्कि पूरे भारत की है। उन्होंने किसानों से कहा कि कॉरपोरेट कंपनियां नियम बनाएंगी और जिस मूल्य पर खरीदना चाहेंगी वह किसानों को मानना होगा। केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए गांधी ने कहा कि 6 साल में सरकार ने गरीबों, कमजोर वर्ग के लोगों, किसानों और छोटे दुकानदारों के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा, 6 साल तक उन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने जो कुछ भी किया वह अमीर वर्ग के लिए किया। गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार ने अमीर उद्योगपतियों के 3.5 लाख करोड़ के ऋण माफ कर दिए लेकिन किसानों को कुछ नहीं दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 1 यूनिट बिजली ना पैदा कर सकी बीजेपी सरकार, अब निजीकरण की आड़ में खत्म कर रही रोजगार। अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में बिजली कर्मचारियों की चल रही हड़ताल को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी में 15 लाख विद्युत कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। भाजपा सरकार निजीकरण की आड़ में रोजगार खत्म कर रही है। उन्होंने मांग की कि सरकार यह प्रस्ताव वापस ले। लंबे लंबे बिल पकड़ाकर उपभोक्ताओं को कर रहे परेशान।
परेशान। उन्होंने कहा, विद्युत क्षेत्र में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से ही गड़बड़ी होनी शुरू हो गई। 3.5 वर्षों में 1 यूनिट बिजली का उत्पादन नहीं हुआ। विद्युत आपूर्ति गाँव में लगभग 10 घंटा और शहरों में 15 घंटा से ज्यादा कभी नहीं मिल पाई। उपभोक्ताओं को लंबे लंबे बिल पकड़ाकर परेशान किया जा रहा है। राजधानी लखनऊ में भी बिजली की आवाजाही बढ़ गई है, पानी की किल्लत भी है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार शासन चलाने के बजाय देश के साधनों संसाधनों का बाजार लगा रही है। निजीकरण से वह युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बेचने में लगी है। इसके दुष्प्रभावों के बारे में भाजपा नहीं सोच रही है। उसे शासन चलाने में अपनी असफलता मान लेनी चाहिए। उसकी अपनी आर्थिक कुनीतियों के चलते अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है। स्थिति उसके नियंत्रण में नहीं रह गई है, इसलिए वह जल्दी से जल्दी सरकारी सेवाओं को निजी हाथों में सौंपकर अपना राजनीतिक स्वार्थ साधन करते हुए बाहर निकलने का मौका चाहती है। सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा सरकार टोल, मंडी, ITI, पॉलिटेक्निक, सरकारी माल, हवाई अड्डा, रेल और बीमा कंपनियों के निजीकरण की दिशा में कदम उठा रही है। रेलवे अस्पतालों को बेचने के लिए टेंडर मांगे जा रहे हैं। सेवानिवृत्ति के बाद खाली पदों में 50% पदों को समाप्त किए जाने का फैसला हो चुका है। सरकारी बैंकों की संख्या 12 से 5 करने की तैयारी है। सरकार बैंकों की हिस्सेदारी निजी क्षेत्र को बेचने की तैयारी कर रही है। बीमा कंपनियों पर भी तिरछी नजर है। एयरपोर्ट को पहले ही निजी हाथों में दिया जाना तय हो चुका है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम नीतीश के खिलाफ चिराग के पत्र पर गरमाई सियासत। आरजेडी बोला, उन्होंने सबको ठगा। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से खुद को अलग करने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान, जनता दल यूनाइटेड अध्यक्ष व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमले तेज हो गए हैं। जनता के नाम अपने खुला पत्र में उन्होंने जनता से अपने भविष्य के लिए जेडीयू प्रत्याशी को वोट नहीं देने की अपील की है। जेडीयू के खिलाफ प्रत्याशी उतारने के अपने फैसले को उन्होंने बिहार के हित में बताया है। इसके बाद बिहार में सियासत गरमा गई है। चिराग समझ गए हैं नीतीश की ठगी। आरजेडी चिराग के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रीय जनता दल के भाई वीरेंद्र ने कहा कि आरजेडी तो पहले ही कह चुकी है कि नीतीश कुमार ने सभी को ठगा है। उन्होंने लालू यादव को ठगा, रामविलास पासवान को भी ठगा, नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को भी ठगा। चिराग पासवान इस बात को समझ गए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गरीबों को अनाज देने के बदले ब्लैक में बेच रहा था डीलर, वीडियो वायरल। जी हां दोस्तों, गया में एक जन वितरण दुकानदार का अनाज की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। ऐसे जन वितरण दुकानदार अनाजों को गरीबों असहायों तक पहुंचाने की बजाय उसकी कालाबाजारी में जुटे हुए हैं। इसी तरह का मामला इमामगंज के पथरा गाँव में सामने आया है। पथरा गांव के लोगों ने कालाबाजारी कर रहे जन वितरण दुकानदार सत्येंद्र पासवान की हरकत को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड करने के बाद इसे सोशल मीडिया में और अधिकारियों के व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होते ही संबंधित विभाग के अधिकारी हरकत में आ गए। वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि जन वितरण दुकानदार सत्येंद्र पासवान के द्वारा चावल और गेहूं को एक युवक की बाइक पर लोड किया जा रहा है। उसी समय ग्रामीण उस युवक को पकड़ हंगामा कर रहे हैं और वह युवक ग्रामीणों के साथ हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है। वहीं जन वितरण दुकानदार वायरल वीडियो में बता रहा है, हमारा भी पेट यही है बाबू और हमारा रोजगार भी यही है। वीडियो में ग्रामीण जन वितरण दुकानदार से पूछ रहे हैं कि पिछले कई दिनों से अनाज क्यों नहीं मिल रहा है, तो उसने कहा कि अभी आवंटन नहीं हुआ है, आवंटन होने के बाद अनाज देंगे। वीडियो में ग्रामीण कह रहे हैं कि अनाज ब्लैक करने के लिए आवंटन है, हमें देने के लिए नहीं है, अनाज नहीं दोगे तो कार्रवाई करें। तो जवाब में जन वितरण दुकानदार बोला कि जहां जाना है वहां जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब वीडियो वायरल होने के संबंध में जन वितरण दुकानदार से पूछे जाने पर उसने बताया कि जो वीडियो वायरल हुआ बिल्कुल निराधार है, हम सभी उपभोक्ताओं को समय से अनाज देते आ रहे हैं। इस संबंध में शेरघाटी एसडीओ उपेंद्र पंडित ने बताया कि अनाज कालाबाजारी के वायरल वीडियो के आधार पर जांच कर डीलर के प्रति कार्रवाई की जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जेडीयू की सूची फेंक कर निकले विजेंद्र यादव ने ललकारा, हिम्मत है तो अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कीजिए। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान के हमले और बीजेपी की चुप्पी को लेकर जेडीयू के कदावर नेता विजेंद्र यादव अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। उनकी नाराजगी का आलम यह है कि उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेताओं की एक बैठक में कह दिया कि हिम्मत है तो अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कीजिए। बीजेपी लगातार अपमानित करवा रही है और आप लोग चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। जेडीयू से जुड़े एक भरोसेमंद सूत्र के मुताबिक विजेंद्र यादव का गुस्सा बीती रात तब भड़का जब उन्हें जेडीयू उम्मीदवारों की सूची देखने को बुलाया गया। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की इस बैठक में जब विजेंद्र यादव पहुंचे तो एक नेता ने उनकी ओर सूची बढ़ाई और कहा, इसे देख लीजिए। इतना सुनते ही विजेंद्र भड़क गए। उन्होंने तल्ख लहजे में कहा, देखना क्या है, जब आप लोगों ने सूची बना ही ली है तो देखना क्या है, जारी कर दीजिए। इसी बीच वहां बैठे एक नेता ने चुटकी ली, आपकी मंजूरी के बिना सूची कैसे जारी होगी।
सूत्रों ने बताया कि उस नेता के तंज ने मानो आग में ही घी का काम किया। विजेंद्र का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने सामने बैठे नेताओं की ओर इशारा करते हुए कहा, आप दोनों को पता है कि आपके बारे में बाहर क्या कहा जाता है। आप दोनों को जेडीयू में बीजेपी का एजेंट बताया जाता है। आपने मुझे समझ क्या रखा है। मैं शरद यादव या जॉर्ज फडणवीस नहीं हूं। आपकी बदौलत जीत कर नहीं आता हूं। सूत्रों ने बताया कि विजेंद्र यादव लगातार बोले जा रहे थे और वहां बैठे नेता चुपचाप सुन रहे थे। विजेंद्र ने कहा, अगर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व चाहता तो चिराग पासवान की जुबान बंद हो जाती, लेकिन बीजेपी चुप्पी साध कर बैठी है। सारा खेल तो वही करा रही है। उसी के इशारे पर हमारे नेता को अपमानित किया जा रहा है और आप लोग तमाशा देख रहे हैं। अगर हिम्मत है तो अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कीजिए। विजेंद्र यादव ने अपनी बात समाप्त की और उम्मीदवारों की सूची फेंक कर बैठक से निकल गए। एक नेता उन्हें रोकने को आगे बढ़े, लेकिन वे नहीं रुके। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।